हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरटीएस 10 के सोल्यूशन में। आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ये एक फुल टेस्ट था, इसमें फुल सिलेबस है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ एन आइडियल गैस फिल्ड इन ए बलून फॉलोज द रिलेशन। एक आइडियल गैस इस रिलेशन को फॉलो करती है, T अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कह रहे हैं अगर वॉल्यूम को डबल कर दें तो टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा, है ना। बलून एक्सपैंड करता है, वॉल्यूम डबल हो जाता है, तो टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा। अब वॉल्यूम डबल करने पर टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा ये तभी पता चलेगा जब टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पता हो। यहां तो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन पता है, यानी हमें प्रेशर नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको हटाने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो पीवी इक्वल टू म्यू आर टी का इस्तेमाल करेंगे। तो यूजिंग पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, और यहां से प्रेशर नहीं चाहिए तो प्रेशर को लिख देंगे म्यू आर टी बाई बी, और यहां पुट करेंगे तो ये आएगा टी बाई पी स्क्वायर में पी को लिख देंगे म्यू आर टी बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे टी स्क्वायर में एक टी कैंसिल होगा, तो वी स्क्वायर बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। बाकी म्यू आर सब कांस्टेंट है, उधर भेज देंगे, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट नया कांस्टेंट आ जाएगा। इससे रिलेशन बनेगा वी वन स्क्वायर अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू स्क्वायर अपॉन टी टू। और अब इनिशियल वॉल्यूम V मान लेते हैं, इनिशियल टेम्परेचर T, फाइनल वॉल्यूम 2V कर दिया गया, डबल हो गया तो 2V स्क्वायर, फाइनल टेम्परेचर T2। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल होगा तो T2 इक्वल टू आ जाएगा 4T, यानी टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर के 4 टाइम्स हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज दिस मच। तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताइए। तो सिंपल है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार करेंगे तो वेलोसिटी होगी डी आर बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आएगी। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आएगा 4t i प्लस 3j कैप। एक्सेलरेशन यहां से सॉल्व करेंगे तो ये dv बाई dt होगा, और वो आ जाएगा 4i। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 4 और डायरेक्शन आ रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए चार्ज q इज enclosed by a Gaussian surface of radius r. If the radius is doubled then flux will be. तो ये मालूम है आपको, किसी भी गॉसियन सरफेस में क्लोज सरफेस का फ्लक्स होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। सरफेस का साइज कितना बड़ा कर दीजिए, कितना छोटा, अगर अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज में चेंज नहीं हो रहा है तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। तो अगर रेडियस को डबल कर दें, आधा कर दें, चौथाई कर दें, अंदर चार्ज तो वही रहेगा, तो फ्लक्स विल रिमेन द सेम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए नंबर दिस। तो ये सिंपल काउंट कर लेंगे, 9 सारे जीरो सब कुछ काउंट हो जाएंगे। जब अंदर शुरू में पॉइंट से पहले नॉन जीरो नंबर होता है तो बाद के जीरोस काउंट हो जाते हैं, तो 9 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 9। टू आइडेंटिकल थिन मेटल प्लेट्स हैव चार्ज Q1 एंड Q2। दो आइडेंटिकल थिन मेटल प्लेट्स हैं, इन पे चार्ज Q1 Q2, मतलब एक को चार्ज Q1 दिया गया है और एक को चार्ज Q2 दिया गया है। Q1 ग्रेटर देन Q2 है। The plates were brought close to each other to form a parallel plate capacitor of capacitance C. Potential difference पूछ रहे हैं, कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C होता है। ये याद कर लें, जब भी प्लेटों को इस तरह से चार्ज देते हैं तो ये डिराइव होकर गॉस थ्योरम से आता है, लेकिन आपको ये ट्रिक टाइप की है, याद होनी चाहिए कि जब इस तरह से चार्ज देते हैं तो ये चार्ज प्लेटों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंडक्शन के सारे इफेक्ट्स, एक दूसरे में जो इंड्यूस चार्ज आएगा, जो भी होगा, सारे इफेक्ट्स लेने के बाद जो इनके आउटर सरफेस पे चार्ज आता है, प्लेटों के आउटर सरफेस पे जो चार्ज, आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज आता है, ये Q1 प्लस Q2 बाई 2 होता है, इधर भी और इधर।
और इनर सरफेस पे जो चार्ज आता है वो आपस में इक्वल और अपोजिट साइन का होता है। तो मतलब इधर जितना प्लस में चार्ज आएगा इधर उतना माइनस में आएगा। और ये कितना चार्ज आएगा ये कैसे पता लगाएंगे? तो देखो पहली प्लेट को Q1 चार्ज दिया गया, प्लेट कहीं से कनेक्टेड नहीं है, ना तो अर्थ से ना किसी दूसरे और कहीं और से किसी और कंडक्टर से। तो जब ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है तो इस पे टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। तो Q1 चार्ज दिया था तो इस पे टोटल चार्ज दोनों साइड का मिलाकर Q1 रहेगा। अब उस Q1 में से Q1 प्लस Q2/2 आउटर साइड आ गया है, तो बचा क्या? Q1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो Q1 माइनस दिस मच करेंगे तो ये आएगा Q1 माइनस Q2/2, ये इस साइड आएगा और यही चार्ज इस साइड भी आएगा Q1 माइनस Q2/2। बस इधर प्लस में होगा इधर माइनस में। ये डिस्ट्रीब्यूशन का रूल होता है, चाहे दो प्लेटें हों चाहे कितनी भी प्लेटें हों, जब उनको कोई चार्ज दिया जाएगा तो टोटल चार्ज ऐड करिए, उसको हाफ कर दीजिए, उतना चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाएगा, ये जो हमने लिखा। और फिर अंदर वाली सरफेस का चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से करते जाइए, है ना। तो ये आ गया चार्ज। अच्छा, जो बाहर का चार्ज होता है कैपेसिटर में वो यूजलेस मीनिंगलेस होता है। इस आउटर मोस्ट चार्ज की वजह से ना तो अंदर कोई फील्ड होगा और ना ही कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आउटर मोस्ट चार्ज बेकार हो जाता है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो केवल उस चार्ज की वजह से आएगा जो इनर सरफेस पर होगा, और इनर सरफेस के लिए चार्ज है Q1 माइनस Q2/2। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो Q/C वाले फॉर्मूले से Q1 माइनस Q2/2C हो जाएगा। तो सही आंसर होगा थर्ड वाला। इस तरह के कॉन्सेप्ट को अलग से याद कर लीजिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझ आ गया। जो भी चार्ज देंगे, दो प्लेटें हों चाहे 10 हों, सबका चार्ज ऐड करो और हाफ कर दो, उतना चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पर आ जाएगा। और फिर हर प्लेट पे बचा हुआ चार्ज कितना होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करते जाओ, हर प्लेट के बचे हुए साइड्स का चार्ज आता जाता है। आमने सामने के सरफेसेस पे चार्ज हमेशा इक्वल और अपोजिट होगा, अमाउंट सेम होगा, साइन अपोजिट होगा, ड्यू टू इंडक्शन, इंड्यूस चार्ज के कॉन्सेप्ट की वजह से। और ये करते जाइए, कितने भी प्लेटें हो ये सॉल्व होता जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। An electron of mass m and charge is initially at rest gets accelerated by a constant electric field E। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता ही है, मास m है, U0 रेस्ट में था और इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा QE, तो एक्सेलरेशन आएगा QE/m, ये आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना क्या है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम t। रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम t, ये 0 टाइम की सिचुएशन है। t टाइम बाद इलेक्ट्रॉन कहीं आगे पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, v हो जाएगी, एक्सेलरेशन है चूंकि। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, तो इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, v इक्वल टू u प्लस AT, u 0 है तो वेलोसिटी आ जाएगी QE/m इंटू टी, ये वेलोसिटी आ टी टाइम बाद। अब आपसे जब वेलोसिटी मालूम हो गई तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी निकल आएगी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ टी टाइम पे लिखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू h/mv वाले फॉर्मूले से h/EET, m से m कैंसिल हो जाएगा। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ था। रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ विद टाइम निकालना है, मतलब आपको डी लैम्डा बाई डी टी निकालना है, डिफ्रेंशिएट कर दो, इसी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये जो लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यही होगा डी बाई डी टी, डी लैम्डा बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दो। h/EE तो कांस्टेंट है, t की पावर -1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा और अपॉन में t² आ जाएगा, तो आंसर होगा -h/EE t², और उसके हिसाब से सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। When a potential difference is applied across a conductor at a temperature T, the drift velocity of electrons, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो EE/m इंटू टाउ। अगर किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ L है
और पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया गया है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E इक्वल टू V/L हो जाएगा, पता है हम लोगों को। तो यहाँ E की जगह बस V/L लिख दो, तो EV टाउ बाई ml, और यहां से पता चल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, सही चुनना है कौन से सही हैं स्टेटमेंट। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। पहला है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी नियर ए कंडक्टर सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द लोकल चार्ज डेंसिटी। अब देखो थोड़ा बता देते हैं इसमें। किसी कंडक्टर पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, लोकल का मतलब जहां की आप डेंसिटी लिखना चाह रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी, वहीं की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो जैसे मान लीजिए हम यहां पे डेंसिटी लिखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, सबको पता है ये। लेकिन आप जो स्टेटमेंट लिया वहां तो कुछ और लिखा, वहां तो सिग्मा के फॉर्म में आंसर लिखा है। और ये भी दिया है कि जहां पर एनर्जी डेंसिटी निकालनी है वहीं की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अच्छा, चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो कंडक्टर का फील्ड भी हमें पता होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कंडक्टर के सरफेस के एकदम क्लोज कोई पॉइंट है तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। E की जगह रख दें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। तो पहला स्टेटमेंट तो जो था वो सही हो गया, यानी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड है कैपेसिटेंस ऑफ ए प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टू अर्थ इज इनफाइनाइट। कह रहे हैं अगर एक कैपेसिटर है तो जो प्लेट इसकी अर्थ से कनेक्टेड होती है, कह रहे हैं इस प्लेट का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होता है। तो सही है ये स्टेटमेंट भी। देखो कैसे, ये जो प्लेट अर्थ से कनेक्टेड है इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो अब अगर स्पेशली इस प्लेट का कैपेसिटेंस लिखेंगे तो जो भी चार्ज इस पे है डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, यही तो फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू Q बाई V। चार्ज कुछ भी हो, पोटेंशियल 0 है तो कैपेसिटेंस कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो जो प्लेट अर्थ से कनेक्टेड होगी उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होगा। जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये तो पढ़ते हो, वो बेसिकली इस प्लेट का कैपेसिटेंस होता है जो अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, इसका कैपेसिटेंस होता है। बोलते उसको पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, क्यों, क्योंकि इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाने में दूसरी प्लेट का भी रोल होता है। तो इसका जो बढ़ा हुआ कैपेसिटेंस आता है उसमें दूसरी प्लेट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वो कैपेसिटेंस अकेले इसी प्लेट का होता है। बोलते हैं उसको पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D इसका होता है और इसका इनफाइनाइट होता है ना। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और उस हिसाब से 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg is subjected to a force subjected to a force F equal to minus kx। K दिया हुआ है, फोर्स दिया है, K दिया है, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं बॉडी का कितना होगा एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन क्या है, देखो ये ओरिजिन है, यहां से x डिस्टेंस पे कोई बॉडी जब रखी होती है तो इस पे जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है kx। माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है, वैल्यू kx है। तो कह रहे हैं बताओ अगर ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे दी जाए तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। x की वैल्यू 20 हो जाए तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सीधा फॉर्मूला, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स दिया है kx, मास ले लेंगे m। k की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 15 न्यूटन पर मीटर।
x दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसको 0.2 मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय मास आपको दिया है 0.3 kg, 0.3, तो ये 15 इंटू 0.2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, या ऐसे ही कर लो सीधे, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 30/3, तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार फॉर सेफ टर्निंग और हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्निंग के लिए मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो ये स्किडिंग स्पीड की बात कर रहे हैं, स्किडिंग स्पीड, और उसका फार्मूला होता है, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो स्किडिंग स्पीड का फार्मूला होता है √μ/g, है ना। तो ये सीधे फार्मूला है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है, एम्पियर्स लॉ इज यूज्ड फॉर द क्लोज लूप शोन इन द फिगर एंड इज रिटन एज B.dl इक्वल टू μ0 I1 माइनस I2, B.dl इक्वल टू μ0 I1 माइनस I2, ये लिखा हुआ है। क्लोज इंटीग्रल B.dl इक्वल टू μ0 इंटू I1 माइनस I2, ये लिखा है एम्पियर्स लॉ। आगे लिखा है राइट साइड ऑफ इट डज नॉट इंक्लूड I3, कह रहे हैं जो इधर करंट लिखी गई है इसमें I3 नहीं लिया गया है, लूप के अंदर दो करंट हैं I1 और I2 और बाहर I3 है, तो वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि I3 को क्यों लिखा नहीं गया। तो वो कह रहे हैं राइट साइड ऑफ इट डज नॉट इंक्लूड I3 बिकॉज इट प्रोड्यूसेस नो मैग्नेटिक फील्ड एट द लूप। वो कह रहे हैं I3 को इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि ये लूप पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती। गलत बात है बिल्कुल ये। अगर करंट बाहर है भाई, वायर में होगी करंट किसी, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट नहीं करेगा, हर जगह क्रिएट करेगा चारों तरफ। तो जो थर्ड ऑप्शन जो ये रीजन लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत रीजन है और इसीलिए जो असर्शन है वो गलत हो जाएगा। तो असर्शन इज इनकरेक्ट। अब असर्शन गलत हो, है ना, तो ऐसा एक ही ऑप्शन होता है फोर्थ वाला, तो रीजन करेक्ट होना ही पड़ेगा और अगर नहीं है तो क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी, क्योंकि ऐसा एक ही ऑप्शन है जहां असर्शन इनकरेक्ट हो। तो अगर असर्शन इनकरेक्ट आ गया, एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, तो रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां असर्शन इनकरेक्ट होता है। लेकिन पढ़ लेते हैं रीजन। रीजन लिखा है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय I3 ओवर द क्लोज लूप इज 0। लाइन इंटीग्रल 0 होता है, ये सही लिखा। क्लोज इंटीग्रल B.dl की वैल्यू I3 के लिए 0 होगी। मैग्नेटिक फील्ड I3 का 0 नहीं है, क्लोज इंटीग्रल B.dl इज 0 फॉर I3। ये स्टेटमेंट सही लिखा है, लाइन इंटीग्रल इज 0। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो आंसर विल बी फोर्थ। असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। फिगर शोज में ये फिगर दिया गया है, इसका एक एरिया दिखाया गया, एरिया वेक्टर, और इसका एरिया आपको क्वेश्चन में दिया गया है। एरिया आपको दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एंगल ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया है। पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। किसी भी एरिया से जब फ्लक्स निकालना होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो सीधा फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। मैग्नेटिक फील्ड आपको 2 वेबर दिया है, एरिया आपको 0.5 दिया है और थीटा आपको 60 डिग्री दिया है। cos 60 1/2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.5 वेबर। तो सही आंसर होगा फोर्थ वाला 0.5 वेबर। आगे बढ़ते हैं। An object flying in air with velocity this much suddenly breaks in 2 pieces whose masses are in the ratio 1:5। एक बड़ा मास था
वो किसी वेलोसिटी से जा रहा था, अचानक ये 2 पीसेस में टूट गया। इनके मास का रेशियो 1:5 है, मतलब इसका m मास है तो इसका 5m मास है। द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी 100i। स्मॉलर मास की वेलोसिटी आपको v1 दी है, क्वेश्चन में दी हुई है, और लार्जर मास की वेलोसिटी पूछी गई। इस लार्जर मास की वेलोसिटी क्या होगी वो क्वेश्चन में आपसे निकालने को बोला, तो ये आपसे पूछा गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें एक बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, कोई पार्टिकल 2 टुकड़ों में टूट जाता है, कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर जाता है, ऐसे जितने क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चंस में पहला कॉन्सेप्ट हमेशा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मास m है, ये 5m है, और ये दोनों इसी में से टूट के आए हैं तो इसका मास 6m कह देंगे। अब इसकी वेलोसिटी गिवन है, मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल होगा 6m इंटू यू, फाइनल होगा m इंटू v1 प्लस 5m इंटू v2। अच्छा, यहां ना हमें डायरेक्शन देखना है ना कुछ देखना है, क्योंकि वेलोसिटी सारी ij के फॉर्म में दी है, डायरेक्शन वगैरह सब इंक्लूडेड है, तो हमें यहाँ वेक्टर के लिए परेशान नहीं होना, वो अपने आप इंक्लूड है, डायरेक्शन के साथ आंसर दिए। तो u जो पहली वेलोसिटी है वो हो जाएगी 20i प्लस 25j माइनस 12k इक्वल टू m, छोटे वाले मास की वेलोसिटी गिवन है 100i प्लस 35j प्लस 8k और प्लस 5m v2 हमें निकालना है। m कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5v2 कैलकुलेशन करना कर ही लेंगे, ब्रैकेट ओपन करिए, 6 इंटू 20 120i आएगा, इधर 100i है, माइनस होकर बचेगा 20i। 6 इंटू 25 150j आएगा, इधर 35j है, माइनस होगा तो बचेगा 135j, माइनस 72k और इधर से माइनस 8k आएगा तो माइनस 80k, ये आ जाएगा। तो अब जब आंसर लिखोगे तो 5 उधर भेज दोगे तो v2 आ जाएगा 4i कैप प्लस 23j कैप ये 115 आएगा, 115, तो 23j कैप माइनस 16k कैप। तो ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। A small bar magnet having center O has a length of 4 centimeter। स्मॉल बार मैग्नेट है, सेंटर ऊपर है, पॉइंट P1 इज इन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो यहां कहीं P1 पॉइंट है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, एंड P2 इज इन द एंड साइड ऑन पोजीशन, इधर कहीं P2। OP1 इक्वल टू OP2, मतलब ये डिस्टेंस R है तो ये डिस्टेंस भी R है, 10 मीटर्स। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज एट P1 एंड P2। P1 और P2 पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का रेशियो देखो, वैसे वो इंटेंसिटी पूछ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B होता है, इंटेंसिटी H होती है B बाई म्यू, लेकिन हमें कोई मतलब ही नहीं, रेशियो पूछ रहे हैं, सब कैंसिल आउट हो जाएगा और ये डायरेक्ट आंसर है। आप जानते हो इक्वेटोरियल पोजीशन जो होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल के लिए होता है μ0/4π m/r, और एक्सियल पोजीशन जो होती है यहां शॉर्ट डाइपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4π 2m/r, और दोनों का रेशियो पूछा गया है तो 1:2 आंसर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन सही आंसर। A metal ball of mass 2 kg moving with a velocity of 36 km/h
एक बॉल है, इसकी वेलोसिटी है 36, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई। हेड ऑन कोलिजन करता है स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg के साथ, तो मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। दूसरी एक स्टेशनरी बॉल थी जिसकी वेलोसिटी 0 थी। हेड ऑन कोलिजन होता है। आफ्टर द कोलिजन द टू बॉल्स मूव टुगेदर। आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल सीधे सीधे साथ साथ मूव करते हैं v डैश वेलोसिटी से। पूछ रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ कोलिजन की वजह से। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अगर आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल साथ साथ मूव कर रहे हैं यानी स्टिक कर गए तो ये प्लास्टिक कोलिजन हुआ। प्लास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 0 होती। पूछ रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताइए। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। प्लास्टिक कोलिजन है तो E 0 हो जाए। हाफ m1 पहली बॉडी का मास है 2 kg, दूसरी बॉडी का मास है 3 kg, तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3। E तो 0 हो गया तो ये 1 बचेगा। u1 पहली वेलोसिटी 10 है और दूसरी 0 है, होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये आएगा 3/5 इंटू 100 और ये आएगा 60 जूल। तो सही आंसर हो जाएगा 60 जूल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉरी 60 जूल। नेक्स्ट है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, सही चेक करना है। पहला है मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कह रहे मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बदलने के लिए। तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इनर्शिया आलसपन होता है, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया यानी उतना ज्यादा आलसपन, और जितना ज्यादा आलसपन तो बॉडी जल्दी रुकी है तो चलेगी नहीं, बहुत ताकत बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। चल रही है तो जल्दी मुड़ेगी नहीं, जल्दी रुकेगी नहीं, जल्दी स्पीड नहीं बढ़ेगी, जल्दी स्पीड नहीं घटेगी, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इनर्शिया ज्यादा होने। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म फ्लैग, ये फ्लैग जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्लैग शेप्ड लैमिना है। लैमिना मतलब प्लेट है, थिन फ्लैट प्लेट जिसका मास 4 kg है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम आर सेंटर, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने, इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो देखो ये जो लैमिना होगा इसका जो एरिया है, देखो मास दिया है 4 kg। यूनिफॉर्म लैमिना में जो मास है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, जहां का एरिया आधा तो मास आधा, एरिया डबल तो मास डबल, एरिया 3 गुना तो मास 3 गुना एंड सो ऑन। तो देखो इधर की जो लेंथ दी हुई है ये वाली, ये 0 से 3 मीटर दी हुई है, इधर की लेंथ ये 1 मीटर दी है, तो इसका एरिया हो गया 3 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया, इसकी लेंथ 1 है और इसकी लेंथ भी 1 है, तो इसका एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो टोटल एरिया हो गया 4 मीटर स्क्वायर। और 4 मीटर स्क्वायर एरिया का मास आपको 4 kg गिवन है। 4 मीटर स्क्वायर एरिया का मास 4 kg है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास 1 kg हो जाएगा। इसका एरिया 3 मीटर स्क्वायर है तो इसका मास हो जाएगा 3 kg। इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो इस हिस्से का मास हो जाएगा 1 kg। यानी इसको 2 प्लेटों का कॉम्बिनेशन मान लो, एक ये लंबी वाली प्लेट और एक छोटी वाली प्लेटों को आपस में जोड़ के ये कॉम्बिनेशन बनाया गया। अब कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो देखो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये जो पहला वाला टुकड़ा है
थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अगला पेज ले लो। चलो इसी पे देखते हैं। ये जो पहला वाला टुकड़ा है, ये वाला, इसका देखो लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर, सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में हो, सेंटर पे हो, ओरिजिन इधर किनारे लिया गया है, इधर किनारे ओरिजिन है, तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इसका हाफ हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और पूरी लंबाई का हाफ हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आती बात? ये लंबाई पूरी 3 मीटर दी है और लेंथ इसकी 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1/2 3/2 मीटर, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। कैसे लिखे? एकदम सेंटर पे होगा, तो समझ लो आपको इसका सेंटर लिखना और ये ओरिजिन है, तो सेंटर के इधर कितना चलेंगे? पूरा 1 मीटर है तो कितना चल के आएंगे? 1/2। पूरा 3 मीटर है तो ऊपर कितना जाएंगे? 3/2। सेंटर पे होगा कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास। जो दूसरा टुकड़ा है ये वाला, इसकी लेंथ 1 है और चौड़ाई भी 1 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट जो लिखेंगे वो ओरिजिन चूंकि यहां लिया गया है तो यहां से लिखेंगे। तो बताओ यहां से यहां तक आने में कितना चलना पड़ा? 1 मीटर इधर चले और फिर 0.5 मीटर इधर चले, तो 1.5 यानी x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 3/2। और y में कितना चले? तो पहले यहां से यहां तक आए 1 मीटर, सॉरी 1.5, पूरी लंबाई 3 मीटर है, ये पूरा ऊपर तक, ये 1 है तो ये 2 होगा। देखो पूरा 3 मीटर है, ये लंबाई 3 मीटर है, तो यहां तक ऑलरेडी कितना चल के आ चुके हैं? 3/2। तो 3/2 यहां तक आए और 1/2 और चलेंगे, तो कितना चल कर आए? देखो पूरी लंबाई पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक 3 मीटर है, ये 1 मीटर पर है, तो पहले यहां से यहां तक हाफ चल के गए, तो 1.5 चले और फिर 1.5 के बाद 0.5 और चले, तो ये 2 मीटर हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है? चेक कर लेते हैं, देखो कोऑर्डिनेट्स में गड़बड़ ना हो। एक्स कोऑर्डिनेट तो क्लियर हो गया, इधर 1 चले, इधर 0.5 चले, तो 1.5। वाई कोऑर्डिनेट जो है हम कितना चलेंगे? तो देखो ये यहां होगा, ये 1 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 0.5। पूरा 3 है, ऊपर से ये कितना होगा? 0.5, पूरा 1 मीटर, तो ऊपर से 0.5 होगा, तो फिर नीचे से कितना होगा? पूरा 2.5, 5/2 कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5/2 मीटर। कोऑर्डिनेट तो क्लियर हो गया कैसे लिखे गए, ठीक है ना? एक बार फिर से देख लो, पूरी लंबाई 3 मीटर है, ऊपर से देखो, ऊपर से इसकी गहराई क्या होगी? आधी सेंटर पे होगा, सेंटर ऑफ मास, तो आधी गहराई होगी। पूरा 1 मीटर है तो सेंटर कहाँ होगा? 0.5 मीटर। अब ऊपर से नीचे तक डिस्टेंस 0.5 हो गई, तो नीचे से ऊपर की डिस्टेंस क्या होगी? 2.5, 5/2, है ना? नीचे से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ओरिजिन नीचे दिया गया है, इसलिए नीचे से ले रहे हैं। अब समझ लो 2 सेंटर ऑफ मास आपको मिल गए, एक C1 और एक C2। ये C1 था और ये C2, और कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालना है। कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट, जो पहला मास है इसका मास आपको बताया था कितना है? 3 kg, तो 3, और x कोऑर्डिनेट है 1/2। दूसरा मास ये वाला 1 kg का है और उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 3/2 अपॉन m1 प्लस m2 4 kg हो जाएगा। 3/2 प्लस 3/2 6/2, ये 3 आएगा, 3/2 प्लस 3/2 6/2 हो जाएगा। 6/2 करेंगे तो 3 आएगा ऊपर, नीचे 4 है, 3/4 मतलब 0.75 मीटर। ये x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का। अब चेक कर लो 0.75 किस में दिया है? तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में दिया है। थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बराबर दी, वो आ ही नहीं सकती है, तो पक्का है सेकेंड कोऑर्डिनेट करेक्ट होगा। अगर चेक करना है तो चेक कर लो, YCM का फॉर्मूला लगाओ, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा। m1 पहले का मास है वो 3 kg है,
पहला जो टुकड़ा है इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 3/2 है, तो 3 इंटू 3/2। दूसरा मास 1 kg है और इसका y कोऑर्डिनेट 5/2 है सेंटर ऑफ मास का, तो 1 इंटू 5/2 डिवाइडेड बाई 4 टोटल मास। 3 इंटू 3/2 ये 9/2 होगा और प्लस 5/2, तो 9 प्लस 5 14, 14/2 करेंगे 7 आएगा, तो ऊपर 7 आया नीचे 4 आया, और 7/4 डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 1.75 आ। तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आ गया 1.75, x कोऑर्डिनेट आ गया 0.75, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा वाला करने की जरूरत नहीं थी, पहले से आंसर ऐसे ही पता हो गया था, है ना। इन एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में AC सोर्स लगाया गया, कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो AC सोर्स में जानते हो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, है ना, तो इसमें कोई खास बात ही नहीं। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट, ये स्टैंडर्ड है जो मेन गेट होते हैं उससे। ये वाला नॉट गेट है, ये नॉट गेट, ये भी नॉट गेट, और ये नॉर गेट। जब दो नॉट गेट का आउटपुट एक नॉर गेट में भेजते हैं तो एंड गेट बनता है। अगर ऐसे नहीं समझ याद रहता, वैसे तो याद होना चाहिए। ए है, इसमें से जब आउटपुट जाएगा तो यहां ए बार पहुंचेगा, ये बी है, इसमें से यहां जाएगा तो बी बार पहुंचेगा, और ए बार बी बार जब और गेट से जाएंगे और, तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, और ये नॉर है तो इसका होल बार लग जाएगा, यानी फाइनल आउटपुट ये आ गया। तो फाइनल आउटपुट आ गया ए बार प्लस बी बार का होल बार। डी मॉर्गन्स लॉ लगा दें। डी मॉर्गन लॉ क्या क्या करता है, वो प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर देता है, बार को डिवाइड कर देता है। तो ए पर एक बार पहले से था और बड़ा वाला बार डिवाइड होगा तो ए बार बार प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। बी पर एक बार पहले से था और बड़ा वाला बार डिवाइड होगा तो बी बार बार। ए बार बार मतलब ए बचेगा, बी बार बार मतलब बी बचेगा। बार के ऊपर बार तो बार हट जाएगा, ए डॉट बी। और ए डॉट बी किसका होता है, आउटपुट एंड गेट का। तो आंसर हो जाएगा एंड गेट। तो सही ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। ए कॉनकेव मिरर इज यूज्ड for face viewing has focal length of 0.6 meter. At what distance you should hold the mirror from your face to get an upright image with a magnification of 4? मैग्निफिकेशन 4 है, मैग्निफिकेशन होता है -v/u, v निकल आएगा, m की जगह 4 रखेंगे, v निकल आएगा। मिरर फॉर्मूला लगा देंगे 1/f = 1/v + 1/u, और इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या निकालना है, व्हाट डिस्टेंस यू शुड होल्ड द मिरर, u निकालना है। v की वैल्यू 4u रखोगे, -4u। फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर की, तो फोकल लेंथ आपको गिवन है 0.6, तो यहां रख दोगे 1/-0.6, बाकी वैल्यूज रखोगे, सॉल्व करोगे तो -4u + 1/u, ये आएगा 1/-0.6 = 3/4u। ये आ जाएगा, और इससे u की वैल्यू सॉल्व होकर आएगी 1.8/4, 0.45 मीटर। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। Two satellites A and B of masses 200 kg and 400 kg are revolving around Earth at a height of इतने and इतने किलोमीटर from the surface of Earth. टाइम पीरियड का रेशियो बताना है। TB की पावर 2/3 और TA की पावर 2/3 का रेशियो बताना। हमें मालूम है जब कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो जो उसका टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। केपलर का थर्ड लॉ है और फॉर्मूला भी याद होता है। या टी जो है ये होता है। अच्छा, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें देखो टी की पावर 2/3 दी। 2/3 लाने के लिए हम क्या करें, दोनों तरफ की पावर 1/3 कर दें। इधर भी पावर 1/3
और इधर भी पावर 1/3, तो ये t की पावर 2/3 बन जाएगा और वो प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। r होता है ऑर्बिट का रेडियस, तो यहां से लिख सकते हैं टीबी स्क्वायर, टीबी की पावर ये 2/3, तो टीबी की पावर 2/3 अपॉन टीए की पावर 2/3 इक्वल टू RB/RA। सीधा आंसर आ, बी का रेडियस दिया हुआ है, दूसरे का रेडियस 1600 किलोमीटर हाइट दी है, हाइट 1600 किलोमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 6400 अर्थ का रेडियस प्लस हाइट 1600, और ए की हाइट दी है 600, तो 6400 अर्थ का रेडियस प्लस 400 प्लस 600, मतलब अर्थ का रेडियस दिया है ना, ये समझ गए ना, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस इतना, और यहां से हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो जो ऑर्बिट का रेडियस आएगा वो आर ई प्लस एच हो जाएगा ना। अब 6400 प्लस 1600 8000 आएगा, 8000, और 6400 प्लस 600 ये 7000 आएगा, जीरोस कट जाएंगे तो आंसर आएगा 8/7, और सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। तो इसमें कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो बताइए। When a ceiling fan is switched off, its angular velocity falls to half while it makes 36 rotations. जब सीलिंग फैन को स्विच ऑफ करते हैं तो जैसे इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी तो फाइनल हो गई ओमेगा नॉट बाई 2, और 36 रोटेशंस हुए, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 36 इंटू 2π। एक रोटेशन का मतलब 2π रेडियन, तो 36 रोटेशन 36 इंटू 2π रेडियन, ये हो गया। इस डाटा से आप एंगुलर रिटार्डेशन निकाल सकते हो, फॉर्मूला यूज करो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाई 2 है, तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और थीटा हो जाएगा 72π। कटेगा तो 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2, 72 इंटू 2 हो जाएगा 144 पाई अल्फा, 3 से ये कट जाएगा, 48 पाई आ जाएगा, तो अल्फा सॉल्व हो गया, पाई अल्फा सॉल्व हो गया, पाई अल्फा आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 48, एक इक्वेशन बन गई। अब कह रहे हैं हाउ मैनी मोर रोटेशंस विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो अब रेस्ट में आना है तो दोबारा वही इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको कलर बदल देते हैं, दोबारा वही इक्वेशन यूज करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल ओमेगा नॉट बाई 2, ये क्यों कर दिया है, बात समझ में आ रही। इनिशियल क्या भाई कह रहे, आधी तो हो ही चुकी थी ना, उसके बाद फर्दर और कितने रोटेशन करेगा, तो मतलब आधी तो हो चुकी थी, ओमेगा नॉट बाई 2 से 0 होने में कितने रोटेशन होंगे, तो इनिशियल वाली ओमेगा नॉट बाई 2 लेंगे ना, स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू सॉल्व कर चुके हैं, अच्छा अल्फा रख लेते हैं, थीटा निकालना है, अल्फा आएगा यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 48 पाई, तो अल्फा की जगह लिखेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 48 पाई, ये अल्फा आ गया, इंटू थीटा, थीटा निकालना, ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, थीटा सॉल्व करेंगे, 4 भी कैंसिल होके चला जाएगा, तो थीटा आ जाएगा सॉल्व होकर 48 पाई अपॉन 2, 48 पाई अपॉन 2 मतलब 24 पाई, ये थीटा आया। नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने हैं तो इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो थीटा अपॉन 2 पाई, तो 24 पाई अपॉन 2 पाई, तो ये आ जाएंगे 12 रोटेशंस, तो 12 रोटेशंस के बाद फाइनली वो रुक जाएगा, तो सही आंसर होगा फोर्थ वाला, फोर्थ
सही आंसर है फोर्थ, है ना। आगे बढ़ते हैं। A body is moving with a constant speed v in a circle of radius r, its angular acceleration. स्पीड कांस्टेंट है, जब स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। AT इक्वल टू आर अल्फा है, होता है जब AT जीरो है तो अल्फा भी जीरो हो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो। In order to establish an instantaneous displacement current of 5 milliampere, डिस्प्लेसमेंट करंट दी है 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 5 मिली फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो कैपेसिटेंस दिया है वो 5 मिली फैरेड है, तो ये 5 इंटू 10⁻³ फैरेड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए वो होगा, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट करंट का पोटेंशियल डिफरेंस से सीधा रिलेशन होता है सी डीवी बाई डी टी। कई बार पीछे पेपर्स में भी यूज हो चुका है, कई बार ये फॉर्मूला बता चुके हैं। आईडी की वैल्यू होगी 5 इंटू 10⁻³ सी है 5 इंटू 10⁻³ और आपको डीवी बाई डी टी निकालना है, तो ये कैंसिल होगा और डीवी बाई डी टी का आंसर आएगा 1 वोल्ट पर सेकेंड। इसमें कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से शायद ऐसा कुछ है, इसमें कुछ गड़बड़ी है। ये मिली फैरेड ना होकर माइक्रो फैरेड रहा होगा। अगर इसको माइक्रो फैरेड कर लेते हैं तो यहां पर ये C की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻6, 5 कटेगा तो dV बाई डी टी आएगा 10⁻³ अपॉन -6 यानी 10⁻3, तो 1000 वोल्ट पर सेकेंड। अब आंसर मैच कर सकता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन, सिंपल कॉन्सेप्ट है पास्कल्स लॉ। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू बोथ स्मॉल एंड बिग बॉडीज, सबके लिए लगता है, अर्थ के लिए भी लगता है, हम लोगों के लिए भी लगता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। अच्छा, पिछला वाला ऑप्शन क्या था, पास्कल्स लॉ। A beaker of radius 15 centimeter is filled with a liquid of surface tension 0.075. सरफेस टेंशन दिया है इतने न्यूटन पर मीटर। पूछ रहे हैं फोर्स अक्रॉस एन इमेजिनरी डायमीटर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस पे कोई इमेजिनरी डायमीटर बना दिया है लेंथ का, है ना, और पूछ रहे हैं अक्रॉस एन इमेजिनरी डायमीटर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, कह रहे हैं उस, और रेडियस 15 दिया है, तो डायमीटर की लेंथ क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो ये फॉर्मूला होता है सिंपली कि सरफेस टेंशन, अगर सरफेस पर कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसकी लेंथ L है, तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ डबल करके लेते हैं। जैसे ये लेंथ L है तो दो साइड से लेंथ लेते हैं, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड फोर्स लगेगा। जो फोर्स लगेगा वो इसके परपेंडिकुलरली ऐसे इधर भी लगेगा और इसके परपेंडिकुलरली इधर भी लगेगा, तो डबल लेंथ लेते हैं। तो जो फोर्स हो जाएगा वो होगा T इंटू 2L। अब T की वैल्यू है 0.075, L दिया है 30 सेंटीमीटर, रेडियस 15 है तो डायमीटर हो जाएगा 30, मीटर में बदलेंगे तो 0.3 आ जाएगा, तो 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ये, तो 0.0225 न्यूटन, यानी इसको लिख सकते हैं 0.0225 न्यूटन को F इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, 2.25 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, है ना। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है। एन आयरन टायर is to be fitted onto a wooden wheel 1 meter in diameter। एक व्हील का डायमीटर 1 मीटर दिया,
उस पे एक टायर को फिट करना है। द डायमीटर ऑफ द टायर इज 6 मिलीमीटर स्मॉलर देन दैट ऑफ द व्हील, यानी टायर का जो डायमीटर है वो 6 मिलीमीटर स्मॉलर है, मतलब 9 मिलीमीटर में दिया है तो 1000, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 994 मिलीमीटर डायमीटर होगा उसका। The tire should be heated so that its temperature increases by minimum or coefficient of cubical expansion of air. Coefficient of volume expansion आयरन का दिया है गामा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। पूछ रहे हैं कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझिए क्या है। एक आयरन, एक लकड़ी का फ्रेम है जिसका रेडियस 1 मीटर है, उस पे एक आयरन के टायर को चढ़ाना है, फिट करना है, लेकिन आयरन के टायर का डायमीटर 6 मिलीमीटर कम है, 6 मिलीमीटर छोटा है डायमीटर उसका, तो जब छोटा होगा तो चढ़ेगा नहीं, तो इसके लिए उसको हीट करना है। पूछ रहे हैं कितना हीट कर दें कि वो फिट हो जाए, और आयरन के लिए गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है। डायमीटर बढ़ाना है तो हीट करना पड़ेगा। कितना, अच्छा कितना इसका कितना बढ़ाना है डायमीटर, 6 मिलीमीटर, तो इसका मतलब डेल्टा एल की वैल्यू हो गई 6 मिलीमीटर। अब जब लीनियर एक्सपेंशन, डायमीटर में एक्सपेंशन होना है मतलब लीनियर एक्सपेंशन होना है, तो गामा की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्फा की जरूरत पड़ेगी। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होता है। लेंथ में एक्सपेंशन के लिए अल्फा की जरूरत पड़ेगी। अल्फा होता है गामा बाई 3, गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है, तो गामा बाई 3 कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा। गामा दिया है 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ये आ गया अल्फा। एक्चुअल लेंथ जो है इसकी दी हुई है 994 मिलीमीटर, तो एक्चुअल लेंथ को एल मान लेते हैं और ये दिया हुआ है 994 मिलीमीटर। डेल्टा थीटा निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। अल्फा होता है डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा यहां से सीधा सीधा सॉल्व होकर आएगा डेल्टा एल अपॉन एल अल्फा। डेल्टा एल दिया है 6 मिलीमीटर, एल दिया है 994 मिलीमीटर, और अल्फा दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ये दिया, सिंप्लीफाई करना, मामूली कैलकुलेशन है। अच्छा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में बहुत डिफरेंस है। एक टेम्परेचर 167 है, दूसरा उसका डबल है लगभग, तीसरा 500 है, चौथा 1000 है। बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। अगर पास पास दिए होते टेम्परेचर तो एक्यूरेट सॉल्व करना पड़ता है, तो अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो इसको 994 को ऑलमोस्ट 1000 मान लेते हैं। यहाँ पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 60/12, 12 से 1 कट गया, ऊपर 5 आ गया, 10⁻⁻5 को ऊपर भेज दिया, इधर लिख रहे हैं, तो डेल्टा थीटा आ गया, ऊपर बचा 5, और 10⁻⁻5 को ऊपर भेजा तो +5 हो गया, और नीचे जो 994 है इसको लगभग 1000 मान ले। जब इतना अंतर है आंसर में तो अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं, इसको 1000 मान लो। 1000 मानोगे तो ये 10⁻3 हो जाएगा। अब 10⁻5 से 10⁻3 कटा तो 5 इंटू 10⁻2, यानी आंसर लगभग आ जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस। तो 500 के आसपास आंसर आ जाएगा, तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला। A and B are two metals with threshold frequencies this and this। पहले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1 वो है 1.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और दूसरे की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट 2 वो है 2.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज बता दी गई। टू आइडेंटिकल फोटॉन्स ऑफ इतने एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन देम। दोनों पे एक फोटोन आया जिसकी एनर्जी थी 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी थी। कह रहे किसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो आपको पता है फोटो इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन उस मेटल में से फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा जिस मेटल के लिए इसकी एनर्जी
मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, या ऐसे कह लो इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो जब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है तो ही इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इजेक्ट होते हैं। तो अब दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो दी है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो E इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला यूज करो। E की वैल्यू है 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किया, जूल में आ गया। H होता है 6.6 इंटू 10⁻34 और इसका न्यू निकालना है। न्यू सॉल्व हो जाएगा, वो आएगा 0.825 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻34, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर पहले सॉल्व कर लो, तो 10⁻34 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻15 बचेगा। तो पावर में 10⁻15 बचा। अच्छा उधर क्या आएगा, तो देखो ये 6.6 है, ये 1.6 है, 0.825। 0.825 को लगभग 0.8 मान लो, 1.6 और 6.6 का वो पॉइंट हटा दो तो 16/66 लिख सकते हो। और 16 से 66 को लगभग 64 मान लो, काटोगे तो 4 आ जाएगा। 0.8/4 करोगे तो 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आ, यानी लगभग आ रहा है 2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यानी जो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज है, 14 हर्ट्ज। अब जो पहला एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी दी है थ्रेशोल्ड 1.8, तो इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी पहले के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो पहले वाले को तो ये निकाल देगा, इजेक्ट कर देगा। लेकिन दूसरे वाले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2.2 है और ये 2 है, ये कम है, तो दूसरे वाले में फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये फोटोन नहीं निकाल पाएगा। तो केवल किसको निकाल पाएगा, ए को। तो ऑप्शन होगा ए एलोन, ओनली ए जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, है ना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगी। In a car race on a straight road, a car A takes time t less than car B at the finish point. सेम पॉइंट से दो कारें स्टार्ट करती हैं, ये A है और ये B है। दोनों कारें सेम पॉइंट से स्टार्ट करती हैं, ये फिनिश पॉइंट है, सेम डिस्टेंस पे होगा, एस दोनों के लिए सेम होगा। कह रहे हैं कार ए टेक्स टी टाइम लेस देन कार बी एट द फिनिश पॉइंट। इसको कार ए को टी टाइम कम लगता है, टाइम कैसे निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 हो जाएगा तो टाइम आएगा सॉल्व होकर 2s बाई ए का अंडर रूट, ये टाइम आएगा। यानी पहले के लिए टाइम हो जाएगा अंडर रूट 2s बाई a1, पहले का एक्सेलरेशन क्वेश्चन में a1 दिया है और दूसरे का a2 दिया है, तो एक की जगह a1 a2 रख देंगे, दोनों के टाइम आ जाएंगे। अब लैंग्वेज सुनो क्या कह रहे हैं, कार ए टेक्स टी टाइम लेस देन कार बी, मतलब कार ए को टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब टी ए इज लेस देन टी बी। तो टी बी माइनस टी ए इक्वल टू टी गिवन है, टी बी होगा अंडर रूट 2s अपॉन a2, टी ए होगा अंडर रूट 2s अपॉन a1, और ये आपको टी गिवन है फर्स्ट इक्वेशन, ये आ जाएगा। अब कह रहे हैं बोथ द कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस, अच्छा यहां आगे लिखा है, एंड पासेस फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार b। मतलब ए की जो फिनिशिंग स्पीड है यहां पर va, वो vb से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है v, यानी सेकेंड इक्वेशन दी है va माइनस vb इक्वल टू v, ए की स्पीड b से ज्यादा है। अच्छा स्पीड कितनी होगी, थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, u 0 है तो a की स्पीड हो जाएगी अंडर रूट 2a1s और b की स्पीड हो जाएगी अंडर रूट 2a2s, और ये v आ गया सेकेंड इक्वेशन।
अब इन दोनों से आपको वी और टी का रिलेशन निकालना है। अगला पेज ले लेते हैं। देखो पहला इक्वेशन आया √2s/a2 माइनस √2s/a1 इक्वल टू टी। तो फर्स्ट इक्वेशन आया है √2s/a2 माइनस √2s/a1 इक्वल टू टी। ये फर्स्ट इक्वेशन आया था 2s/a2 ये। अच्छा सेकंड इक्वेशन आया √2a1s माइनस √2a2s इक्वल टू v। √2a1s माइनस √2a2s इक्वल टू v। देखो √2s दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो √2s ऊपर नीचे कॉमन है, डिवाइड कर दो इनको। तो √2s कॉमन है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 1/√a2 माइनस 1/√a1, नीचे बचेगा √a1 माइनस √a2 इक्वल टू t/v। ऊपर एलसीएम लोगे तो आएगा √a1 माइनस √a2 अपॉन √a1a2 डिवाइडेड बाई √a1 माइनस √a2। √a1 माइनस √a2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये t/v के बराबर। सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 1/√a1a2, बाकी तो कैंसिल ही हो गया, और ये t/v के बराबर। तो यहां से v सॉल्व हो गया t इंटू √a1a2। ये रिलेशन हो जाएगा v और t का। थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं था, तो ये आंसर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन। तो v इक्वल टू √2a1a2t। अच्छा क्या आया था? √a1a2t आया था, तो 2 नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। थर्ड ऑप्शन सही है, √a1a2t। ये तो आया था ना सॉल्व होकर, √a1a2t। सिग्निफिकेंट रिजल्ट डिड्यूस फ्रॉम द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खोखला है, सेंट्रल पार्ट हाई डेंसिटी वाला है, न्यूक्लियस बोला था, ये सब पता चला था, रेडियस का आइडिया लगाया था। तो होल ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। बाकी पॉइंट्स तो बकवास लिखे, उनका रदरफोर्ड मॉडल से कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया। In PV diagram shown in the figure, ABC is a semicircle. Work done in the process. इसमें ये एक सेमी सर्किल बना है, इसमें पूछ रहे हैं वर्क डन कितना होगा। तो आपको पता है जब भी कर्व बना होता है इसके अंदर का इंक्लोज्ड एरिया वर्क डन देता है। पीवी डायग्राम है, यूनिट भी सही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब है, तो आंसर जूल में आ जाएगा। एरिया लेना है, सेमी सर्किल है, एरिया क्या होता है? अच्छा ये बताया था आपको कि सर्किल का एरिया या सेमी सर्किल का एरिया फिजिक्स में πr² या πr²/2 यूज नहीं करते, नहीं तो यूनिट में गलती हो जाती। तो एरिया ऐसे लिखते हैं, वैसे तो यहां कुछ भी लिख लो फर्क नहीं पड़ता है। तो पाई x वाला रेडियस इंटू वाई वाला रेडियस दोनों बराबर होंगे, वैल्यू दोनों की बराबर होगी, लेकिन यूनिट के लिए ऐसा करना पड़ता है। और बाई 2, आधा सर्किल है तो आधा एरिया। अब x वाला रेडियस ये हो जाएगा 1 से 2 तक 1, y वाला ये डायमीटर है और डायमीटर दिया है 1 से 3 तो 2 हो जाएगा। डायमीटर 2 है तो रेडियस फिर 1 होगा, तो यहां से यहां तक डायमीटर हो जाएगा 1 से 3 तो 2 मीटर हो जाएगा। रेडियस निकालेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। तो RX भी 1, RY भी 1 बाई 2। तो आंसर आएगा π/2 जूल। अब आप इसमें कह सकते हैं सर इतना झंझट क्या करें, सीधे πr² लगा देते, तो लगा सकते थे, सही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं πr² लगा देते तो यहां आंसर ना आता, क्योंकि यहां न्यूमेरिकल वैल्यू की बात है तो यहां कोई प्रॉब्लम ना आती। लेकिन अभी डाटा ऐसे दिया होता कि इसका रेडियस यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, और तब लिखते तो आंसर का पैटर्न चेंज हो जाता। और अगर आप πr² वाले तरीके से लिखते तो आंसर को गलत माना जाता, क्योंकि यूनिट सेटिस्फाई ना होती। तो इसलिए हमेशा
फिजिक्स में जब कभी एरिया ऑफ सर्किल या कुछ आए, पाई इंटू एक्स वाला रेडियस इंटू वाई वाला रेडियस, पूरा सर्किल है तो ये आधा है तो हाफ कर दो, तो आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं। ए न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स व्हिच हैव देयर वेलोसिटी रेशियो 2:1 में। एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे, ये रेस्ट में था, और ये दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। इनकी जो वेलोसिटी का रेशियो है v1/v2, वो आपको 2/1 दिया है। पूछ रहे हैं इनके रेडियस का रेशियो बताइए। अभी ये बात आज भी यूज हुई है, पहले भी बताया है, जब कभी कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करे, कोई बॉम्ब एक्सप्लोड करे, तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये पार्ट न्यूक्लियस मेन वाला पहले रेस्ट में था तो मोमेंटम 0, बाद में एक पार्ट का हो जाएगा m1v1, इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 माइनस m2v2। उसको अपोजिट इसीलिए लिया है क्योंकि शुरू में ये रेस्ट में था, टोटल मोमेंटम 0 था, तो बाद में भी टोटल मोमेंटम 0 आने के लिए दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में। ये आ जाएगा। इससे हमें समझ आ रहा है हमको निकालना है v1/v2 की वैल्यू आ गई m2/m1। लेकिन हमें पता है कि जो किसी न्यूक्लियस का रेडियस होता है, दो बातें हमें पता होनी चाहिए, वो मास नंबर के पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है, और मास जो है न्यूक्लियस का वो मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। मास इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, है ना। तो उस हिसाब से मास की जगह मास नंबर लिख सकते हैं। तो यानी यहां से रिलेशन आ गया, v1/v2 को लिख सकते हैं a2/a1, ये लिख सकते हैं। अच्छा, r प्रोपोर्शनल टू a क्यूब है, तो इसको अगर क्यूब कर दें दोनों साइड, तो r क्यूब प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा। दोनों साइड क्यूब कर दिया, इधर पावर 3 कर दिया, इधर पावर 3 कर दिया, तो r क्यूब प्रोपोर्शनल टू a, तो a प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है, यानी a की जगह r क्यूब लिख सकते हैं। तो मास नंबर की जगह रेडियस का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां से रिलेशन आ गया, v1/v2 हो जाएगा r2 क्यूब बाई r1 क्यूब। और अब दोनों साइड क्यूब रूट ले लें, पावर 1/3 लगा दें, तो r2/r1 को लिख सकते हैं v1/v2 की पावर 1/3, पावर 1/3। v1/v2 आपको 2 गिवन है, 2:1, तो v1/v2 आपको 2:1 गिवन है, और उस हिसाब से r2/r1 आ जाएगा 2/1 का पावर 1/3, यानी 2 की पावर 1/3 is to 1। क्या आ गया रेशियो, 2 की पावर 1/3 is to 1। ये r2/r1 आया। आपसे r1/r2 पूछ रहे हैं, जब लिखा नहीं इसका मतलब इनिशियल अपॉन फाइनल, तो r1/r2 पूछ रहे हैं, तो r1/r2 होना चाहिए 1:2 की पावर 1/3। तो सेकेंड ऑप्शन सही होना चाहिए, तो सेकेंड इज द राइट आंसर, है ना, 1:2 की पावर 1/3। An experiment is performed to find the refractive index of glass using a traveling microscope। क्या करें, in this experiment distances are measured by vernier scale। वर्नियर स्केल से डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, है ना, ये कॉमन सी बात है। तो लास्ट वाले का आंसर था वर्नियर स्केल। Which one is the correct option for the two different thermodynamic processes? कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो ऑप्शन सही चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया सी एंड डी ओनली, तो सी और डी चेक करते हैं। ये प्रोसेस टेम्परेचर के परपेंडिकुलर है, जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है वो चीज कांस्टेंट होती है, तो इस पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो ये आइसोथर्मल होगा, सही बात है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो ये डायग्राम बनता ही है, सही है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा, नॉट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा, तो ये सही है। डी देखते, डी में फिर ये टेम्परेचर के परपेंडिकुलर आइसोथर्मल, सही है। एडियाबैटिक वाला ऐसे बना है, तो देखो ये डिपेंड करता है गामा की वैल्यू पर, है ना। तो गामा की वैल्यू चूंकि 1 से बड़ी होती है, तो पीटी का जो रिलेशन होता है
पीटी का रिलेशन होता है पीटी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये पी और टी में रिलेशन है। गामा 1 से बड़ा होता है तो ये टी की पावर माइनस में आ जाएगी। जैसे कोई गैस ले लो, डायटोमिक, मोनोटोमिक, पॉलीटोमिक, सबका गामा 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा गामा जब रखोगे तो पीटी की पावर माइनस में आ जाएगी, माइनस में पावर आ जाएगी और इसका ग्राफ इसी शेप का बनेगा, है ना। तो कौन सा, तो डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो यहां से पता चल गया डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, ये एडियाबैटिक का और वो ऐसा। तो जब डी और करेक्ट है इसका मतलब पहला ही सही हो जाएगा, सी एंड डी ओनली, है ना। और ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं, जैसे ऐसा दिया होता कि ए सी एंड डी या बी सी एंड डी ऐसा लिखा होता तो और चेक करते। जब सी और डी करेक्ट है तो और किसी ऑप्शन में सी और डी दोनों है ही नहीं, इसका मतलब पहले के अलावा चेक करना ही नहीं, पहला आंसर सही हो जाए। द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड सफर्ड बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी मीन फ्री पाथ दिया है। नंबर ऑफ कोलिजन सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, इसका फॉर्मूला सीधा सीधा लगा सकते हैं VRMS बाई लैम्डा। लैम्डा बाई VRMS टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, 1 बाई टाउ को नंबर ऑफ कोलिजन कह सकते हैं। तो VRMS बाई लैम्डा, VRMS होता है √3RT बाई m डिवाइडेड बाई लैम्डा, बस वैल्यू रखनी। R को 25/3 ले लो, टेम्परेचर 300 ले लो, एसटीपी दिया है लगभग 300 मान सकते हैं। मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है तो 2 × 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। और लैम्डा दिया है 1.38 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है तो -7 कर देंगे, मीटर में आ जाए। ऐसा ही सिस्टम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो 3 से 3 यहां कट जाएगा, 25 का जो रूट है वो 5 ले लो, बाहर आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं देखो, यानी ये नंबर ऑफ कोलिजन्स आ जाएंगे। 25 का रूट 5 बाहर ले लिया, 300 में से 100 का रूट 10 बाहर ले लिया, 100 का रूट लोगे 10 आएगा। अब रूट के अंदर क्या बचा, 3 बचा ऊपर और नीचे ये बचा। 10⁻³ को ऊपर ले आओ तो रूट के अंदर बचेगा 3 × 10⁻³ ये बचा। और नीचे बचा 1.38, उसको 1.4 लिख लो, × 10⁻⁻7। अब देखो 3 को 2 से काटोगे तो 1.5 आएगा, 1.5 × 10⁻³ 10⁻³ को 10⁻² कर लो तो फिर 10 बाहर आ जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा बाहर। और यहां 10 × 3 30 होगा, 30/2 15, तो √15 बचेगा। और डिवाइडेड बाई 1.4 × 10⁻⁻7। रूट 15 में 15 को लगभग 16 मान लें तो √16 4 हो जाएगा। तो ऊपर 4 × 500 आया, 5 × 10⁻² × 4 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई 1.4, ये आ गया। तो 10⁻9 आ जाएगा। 1.4 से लगभग 4 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 4.2 होगा तो 4 मान लेते हैं, 3 आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, तो आंसर आएगा 15 × 10⁻9, यानी 1.5 × 10⁻10। ऐसे टाइप का कुछ नंबर ऑफ कोलिजन्स आने चाहिए। 1.5 × 10⁻10, तो देखो काफी डिफरेंस है, किसी में पावर 15 है, किसी में 12 है, किसी में 6 है। एक ही ऑप्शन इसके करीब है और वही हमारा सही आंसर होगा, 4th वाला, है ना। तो 1.23 × 10⁻10 लगभग 1.5 × 10⁻10 के बराबर आ रहा है। इफ SHM इज गिवन बाय दिस देन एम्पलीट्यूड, देखो SHM अगर ऐसे लिखा हुआ है x = 3 + 4 sin ωt, तो समझ लो ये सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन का पार्ट है, सिंपल पोजीशन है। ऐसे जब लिखा होगा SHM में 3 अलग से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब x इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर इक्वेशन ऐसे लिखी है इसका मतलब x इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन।
और अगर इक्वेशन ऐसे लिखी है तो इसका मतलब x इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, इस वजह से ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया। बात समझ आई? तो वो मीन पोजीशन से x नहीं नापा गया, इसीलिए 3 एक्स्ट्रा आ गया। बाकी एसएचएम तो वही रहेगा 4 साइन ओमेगा टी, तो एम्पलीट्यूड भी वही रहेगा 4, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा 4। हाँ, अगर पूछते x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो 3 + 4 यानी 7 हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x वो 7 होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम वो 4 ही रहे, है ना। तो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज 4 यूनिट्स, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर, तो ये डायपोल है और किसी पॉइंट पर कह रहे हैं, इसका मतलब है कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक्सियल, इक्वेटोरियल या थीटा एंगल पे। डायपोल मोमेंट अगर P है, डायपोल मोमेंट अगर P है, तो जो पोटेंशियल होता है थीटा एंगल पर, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r²। यहां डॉट क्रॉस के फॉर्म में लिखा, तो देखो क्रॉस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आ सकता क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। इन दोनों में से एक होगा। अब मैच कर लो कौन सा होगा, तो 1/4πε0 को के लिख दिया गया है। कॉस थीटा किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में। ऊपर नीचे क्या करें, आर से मल्टीप्लाई कर दें, इस फॉर्मूले में ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया। तो अब ये पी आर कॉस थीटा हो जाएगा, पी आर कॉस थीटा अपॉन r³ हो जाएगा। और पी आर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं P डॉट आर, A डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, नीचे r³, तो K P डॉट आर अपॉन r³, और उस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, K P डॉट आर अपॉन r³, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है ना। द बल्क मॉडुलस ऑफ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस मच इज दिस मच स्पीड ऑफ साउंड। सीधा फॉर्मूला है, साउंड की स्पीड का फॉर्मूला किसी लिक्विड में होता है √β/ρ, जहां बीटा होता है बल्क मॉडुलस, रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बीटा दिया है 2 × 10⁹ और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी है 8 × 10⁻3। स्पीड पूछ रहे हैं, तो ये 10⁶ आएगा ऊपर और नीचे 2 4 जाए 8 तो 4 आएगा। 10⁶ का रूट लोगे 10⁻3 आएगा, नीचे 2 आएगा, 1000/2 यानी 500 मीटर पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला सही हो, है ना। तो फोर्थ वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। 2 balls of same mass and carrying equal charge are hung from a fixed support of length L। 2 बॉल्स जिन पे चार्ज सेम है, थ्रेड की लेंथ सेम है, ऐसे लटकाई गई है। जब दोनों पे चार्ज सेम है, रिपल्शन होगा, तो नेचुरली बॉल ऐसे हो जाएंगे। सेम मास है, जब बॉल्स का मास सेम होता है दोनों तरफ का एंगल भी सेम रहता है। तो चूंकि मास सेम है इसलिए थीटा थीटा भी सेम है। मास अलग अलग होते तो जिधर का मास ज्यादा होता उधर का एंगल छोटा होता, जिधर का मास छोटा होता उधर का एंगल ज्यादा होता। कह रहे हैं एज्यूम दैट एंगल स्मॉल है, थीटा स्मॉल मान लो, तो पूछना एक्स बताओ कितना होगा, इनके बीच का डिस्टेंस। तो वैसे तो ये रिलेशन याद होना चाहिए आपको, अगर टोटल डिस्टेंस एक्स है तो ये x/2 होगा। सीधा रिलेशन याद होना चाहिए। tan थीटा जो होता है बता ही देते हैं, देखो इसमें ये T, ये mg और ये F रिपल्शन फोर्स। रिजॉल्व करोगे, इधर का एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, T cos थीटा T sin थीटा। T sin थीटा F को बैलेंस करेगा, T cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। डिवाइड कर लोगे दोनों को तो T कैंसिल होगा, tan थीटा F/mg आएगा। डायग्राम से देखो, थीटा अगर स्मॉल है तो tan थीटा को sin थीटा भी लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन हम जानते हैं। तो थीटा स्मॉल हो तो tan थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर tan थीटा की जगह sin थीटा लिख दिया।
एफ की जगह लिख देंगे 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg। ये आ गया। साइन थीटा की वैल्यू थीटा स्मॉल हो तो टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा। यहां से साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर x/2 है, हाइपोटेन्यूज l है, तो साइन थीटा की जगह x/2l लिख सकते हैं। ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर mg। x को उधर भेज दें तो ये आएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आ जाएगा, बाई में l बचेगा, बाकी सब इधर कांस्टेंट आ जाएगा। ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब आया, और l इधर रहने दिया, बाकी सबको उधर भेज दिया, वो सब कांस्टेंट है तो c लिख दिया। यहां से क्लियर हो रहा है कि एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू l या x इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर 1/3। तो x जो है वो l की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सही आंसर होना चाहिए फोर्थ वाला, है ना। इसका आंसर याद कर लो सीधा, एक्स क्यूब होता है क्यू स्क्वायर l अपॉन 2πε0 mg। ये तो रिजल्ट आया वहां से, देखो एक्स क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर इंटू l अपॉन 2πε0 mg एक्स क्यूब की वैल्यू होती। याद होता डायरेक्ट आंसर लिख लेते, एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल टू l है तो x प्रोपोर्शनल टू l की पावर 1/3 होगा। इस पर न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये याद रखेंगे तो टाइम बचेगा, इसको याद कर लें। इन द फिगर शोन, ए का मास दिया है, बी का मास दिया है, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, बीच में फ्रिक्शन है। कह रहे हैं बताओ एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब तक ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। तो याद कर लो ऐसे सवालों में जब दो ब्लॉक हो, ऊपर वाले पे फोर्स लगाया जाए और पूछा जाए मैक्सिमम फोर्स कितना होगा जब तक दोनों साथ साथ चलेंगे, तो सीधा आंसर याद होना चाहिए, जो कि डिराइव करोगे तो इसमें टाइम लग जाएगा। म्यूएस m1 प्लस m2 g अपॉन m2, ये फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए। म्यू आपको दिया है 0.25, m1 आपको दिया है 10 kg, m2 दिया है 15, g की जगह 10 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा 5 से कटेगा, 5 3 जा 5 2 जा, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 10 500, 500 इंटू 25/3। म्यू m1 प्लस m2 g अपॉन m2, तो म्यू 0.25 हो गया। अच्छा ये 0.25 था तो ये गड़बड़ हो गया, 0.25 था, तो 0.25 के हिसाब से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5 आएगा, 25 इंटू 5 करेंगे 125, तो 125/3 न्यूटन आएगा। देख लो 0.25 इंटू 10 तो 2.5, 5 से 1 काटा तो 2 बचा, तो 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, 15 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा बाई 3, और डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 41.66 न्यूटन। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही फोर्स अगर नीचे वाले ब्लॉक पे लगाया जाता तो इसका फॉर्मूला होता है म्यूएस m1 प्लस m2g। म्यूएस m1 प्लस m2g, अगर यही फोर्स नीचे लगाया जाता और पूछा जाता मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं जब तक ब्लॉक स्लाइड नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो म्यूएस m1 प्लस m2g, है ना। डिराइव भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऐसे एग्जांपल्स की आपको, तो इक्का दुक्का क्वेश्चन दे दिया कि आइडिया रहे आपको, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए इसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वरना हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करके बता देते, है ना। आगे बढ़ते हैं। Two conducting circular loops of radii r1 and r2 are placed in the same plane with their centers coinciding. r1 greater than r2, मतलब एक का रेडियस r2 है और एक का रेडियस r1, और r1 r2 से काफी बड़ा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहे हैं, तो जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस जब निकालना होगा तो एक को प्राइमरी कॉइल लोगे, एक को सेकेंडरी, एक में करंट फ्लो कराओगे और एक का फ्लक्स देखोगे।
तो जैसे इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं मान लो, तो इसका फ्लक्स देखेंगे, तो ये प्राइमरी कॉइल बन जाएगी, ये सेकेंडरी। किसमें करंट फ्लो कराएं, किसका फ्लक्स देखें, ये कैसे डिसाइड किया, तो देखो करंट तुम इसमें फ्लो कराओगे अगर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर पता होता है, सेंटर पे आसानी से लिख सकते हो। अगर तुम करंट अंदर वाले में लोगे तो इसके वजह से दूसरी कॉइल इसके बाहर है तो फील्ड ही नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमें कॉइल का फील्ड केवल सेंटर पे मालूम होता है या एक्सिस पे मालूम होता है, अगल बगल हमें इसका फील्ड मालूम नहीं होता। तो अगर करंट अंदर वाले में लोगे और बाहर वाले का फ्लक्स देखोगे तो लिख ही नहीं पाओगे, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं लिख पाओगे, फ्लक्स ही नहीं लिख पाओगे, सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब अपने लेवल पे हम लोग नीट लेवल पे नहीं लिख पाएंगे, हायर लेवल पे पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से लिखा जा सकता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं। तो अब हम इसकी वजह से करंट लेंगे, करंट की वजह से इसका फ्लक्स लेंगे पाई, और फ्लक्स अपॉन करंट। तो बड़े वाले कॉइल की वजह से अंदर के सेंटर पे जो फ्लक्स होगा प्राइमरी कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाई 2R1। अब एडवांटेज क्या मिल जाएगा यहां पर, क्योंकि R1 काफी बड़ा है, R2 छोटा है, तो छोटे वाले कॉइल को ऑलमोस्ट मान सकते हैं सेंटर के एकदम करीब है। तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वही पूरे छोटी वाली कॉइल के अंदर हर जगह ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेंगे। तो ये छोटी कॉइल ना होती अगर, तो आप इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल ही नहीं सकते थे। R2 छोटा है बहुत R1 से, इसीलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस अप्रोक्सीमेशन में निकल सकता है। ये फील्ड आ गया। अब जो फ्लक्स होगा सेकेंडरी कॉइल का वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो BP इंटू पाई R2 स्क्वायर। तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 2R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते तो वो भी N1 N2 जो भी दिए होते ले लेते। ये फ्लक्स आ गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स अपॉन प्राइमरी कॉइल की करंट। तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स अपॉन प्राइमरी कॉइल की करंट, तो सेकेंडरी का फ्लक्स अपॉन प्राइमरी की करंट करेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। तो यहां से देख रहे हो M इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1, यानी फोर्थ ऑप्शन सही होगा, है ना। M इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर बाय R1, जो आपको क्रैश कोर्स वाले में बुकलेट मिली थी मैग्नेटिक इंडक्शन की, उसमें ये वाला केस लिखा हुआ है, सीधा आंसर याद करो, है ना। तो M इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर बाय R1। A vernier calipers has 1 millimeter marks on the main scale, तो मेन स्केल डिवीजन जो है MSD वो हो गया 1 मिलीमीटर, और कह रहे हैं 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर के 20 डिवीजन्स मेन स्केल के 16 डिवीजन से मैच करते हैं। तो इसका मतलब वर्नियर के जब 20 डिवीजन मेन स्केल के 16 से मैच करते हैं तो इसका एक डिवीजन इसके 16/20 डिवीजन यानी 0.8 डिवीजन से मैच करे। भाई 20 16 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा, 16/20 0.8 के, यानी वर्नियर स्केल का एक डिवीजन जो है मेन स्केल के 0.8 डिवीजन के बराबर होगा। मेन स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू दिया है 1 मिलीमीटर, तो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू हो जाएगा 0.8 मिलीमीटर। और फिर जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है MSD माइनस VSD। मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर दिया है, वर्नियर स्केल डिवीजन 0.8 मिलीमीटर है, घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 मिलीमीटर। तो आंसर होगा फोर्थ वाला, चौथा ऑप्शन करेक्ट है ना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। When the angle of incidence is 60 degree on the surface of a glass slab, it is found that reflected ray is completely polarized. Polarization angle का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड है, इसका मतलब जो रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो पोलराइजेशन एंगल के बराबर होगा, और वो 60 डिग्री दिया है, और हमें मालूम है tan थीटा p इक्वल टू म्यू होता है। पोलराइजेशन एंगल का tan म्यू दे देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3।
तो म्यू सॉल्व होकर आ गया √3। अब म्यू पता चल गया तो पूछना है स्पीड ऑफ लाइट बताओ, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है c/म्यू। c होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, म्यू है √3। √3 से √3 कैंसिल होगा तो v आ जाएगा √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द किरचॉफ सेकेंड लॉ वेयर द सिंबल्स ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग इज बेस्ड ऑन। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है और सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ना। तो कोई खास बात नहीं है। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। बढ़िया से पेपर कर लीजिए, किसी टॉपिक में दिक्कत हो क्लास से पहले आके डिस्कस कर लीजिए, रिवाइज करिए, अगले पेपर में मिलते हैं। थैंक यू।